बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपना इनकम टैक्स का एबीएसटी फर्स्ट पेपर आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में चल रहा है। उसमें आपका आय का जो तीसरा शीर्षक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पैसे शीर्षक से आय। तो इस चैप्टर को भली भांति समझने के लिए इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले जो इसके प्रावधान है, जो इसकी थ्योरी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप पूरे प्रावधानों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आपको कौन सी आय जो है इस शीर्षक के अंतर्गत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से संबंधित व्यवसाय या पैसे में जो व्यय हैं, वो कौन कौन से व्यय होते हैं, और व्ययों के बारे में आपको क्या है कि 3 कैटेगरी बनाई गई हैं कि ऐसे व्यय जो स्पष्टतः स्वीकृत हैं, ऐसे व्यय जो स्पष्टतः अस्वीकृत हैं, और ऐसे व्यय जो आंशिक रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत हैं। तो इनका आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। फिर जो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हेड है, इसमें कौन कौन सी आय मानी जाती है, आय किस किस को माना गया है, और इसमें कौन सी ऐसी आय हैं जो करमुक्त भी हैं, जो एग्जेम्प्टेड है, ऐसी आय को इस शीर्षक में आपको सम्मिलित नहीं करना है। तो ये जो व्यवसाय तथा पेशे शीर्षक के अंतर्गत जो आपका शीर्षक है, इसमें क्या है कि पहली बात तो आपको इसकी जो बेसिक चीज़ है, कुछ आधारभूत बातें हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है कि व्यवसाय से जो आय है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको इस शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। अब बिजनेस का अभिप्राय, बिजनेस के अंदर आपके वाणिज्य कॉमर्स आ गया, व्यापार ट्रेड आ गया, निर्माण कार्य मैन्युफैक्चरिंग आ गई, साहसिक कार्य एडवेंचर आ गए। और दूसरा जो इसमें प्रोफेशन है, पेशा, तो उसमें क्या होता है कि जो पेशे से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिनमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आदि का कार्य। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 236 में पेशे की परिभाषा न देकर केवल ये उल्लेख किया गया है कि पेशे में वृत्ति, वोकेशन शामिल है। अतः आपको क्या है, पेशे का आशय समझने के लिए वृत्ति अथवा धंधे का आशय भी समझना चाहिए। तो वृत्ति या धंधा या वोकेशन, ये क्या होता है? वृत्ति से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिसमें शिक्षा एवं बौद्धिक क्षमता की तुलना में अनुभव एवं कार्य कुशलता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आपके खाती है, लुहार है, धोबी है, सुनार है, आदि के कार्य। वृत्ति में अधिक प्रतिष्ठा वाले कार्य में संलग्न व्यक्तियों की आय भी सम्मिलित है। जैसे कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, राइटर है, कथावाचक है, पुजारी है, खिलाड़ी है, और कोई डांसर है। तो इन सब की आय है वो प्रोफेशन में गिनी जाती है। तो इस शीर्षक के अंदर आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। फिर दूसरा इसमें एक नई चीज़ आपके लिए और है कि सट्टे से आय, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। अब देखो, सट्टे की जो आय है वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में सम्मिलित की गई है। अब सट्टा क्या होता है? सट्टे का व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अंशों व स्टॉक सहित किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है, जिसका निपटारा निश्चित अवधि के बाद या अंततः इस प्रकार किया जाता है कि वस्तुओं या अंशों का वास्तविक रूप से हस्तांतरण नहीं किया जाता। तो इसको बोलते हैं सट्टा, अंग्रेजी में स्पेकुलेशन। तो इन प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन या लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन आपके हो सकता है, वो भी इसी शीर्षक के अंतर्गत आएगा। अब इसमें व्यवसाय पैसे संबंधित कुछ सामान्य प्रावधान है कि जो व्यापारी अपना जो सिस्टम लेखांकन पद्धति है वो दो तरह से रख सकता है। एक तो मर्केंटाइल या कॉमर्शियल सिस्टम है, जिसमें गत वर्ष से संबंधित आय व्ययों को लिया जाता है, चाहे उनका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा आपका कैश सिस्टम है, रोकड़ सिस्टम, कि जो पेमेंट हुआ है उसी को इस सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अब कौन कौन सी ऐसी आय हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में
कौन कौन सी चीज़ों को आय माना गया, टैक्सेबल इनकम माना गया है। तो इसमें देखिए, एक तो माल की बिक्री से आय, कि कोई भी आदमी जो व्यापार करता है तो उसमें गुड्स या सर्विसेज की बिक्री करेगा, वो उसकी आय मानी जाएगी। और कमीशन या बट्टा आढ़त आदि की आय हो तो वो भी व्यापार की आय मानी जाती है। सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों की जो आय है, जैसे होटल है, सिनेमा घर है, अस्पताल है, स्कूल है, कैंटीन है, तो ये सेवा प्रदान करने वाली संस्था है, इनकी आय भी शीर्षक में टैक्सेबल है। प्रोफेशनल इनकम, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये इनको अपने जो प्रोफेशन से जो इनकम होती है वो इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। कई बार क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में व्यापार में को कुछ कंपनसेशन मिलता है, क्षतिपूर्ति। तो यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रबंध या का अनुबंध समाप्त होने पर, एजेंसी की समाप्ति पर अथवा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण होने पर सरकार अथवा किसी व्यक्ति से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वो भी बिजनेस की इनकम मानी जाती है। आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, यदि करदाता को निर्यात के बदले आयात करने का लाइसेंस मिलता है एवं करदाता इसे खुले बाजार में बेचकर कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी राशि भी व्यवसाय की आय में कर योग्य होगी, सेल ऑफ लाइसेंस। फिर नगद सहायता, यदि कोई कैश सब्सिडी यदि भारत सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से किसी करदाता को निर्यात प्रोत्साहन हेतु कोई सहायता मिलती है तो ऐसी प्राप्त राशि व्यापार एवं पैसे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। फिर तटकर तथा उत्पादन कर की कोई वापसी है, ड्यूटी, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, वो भी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। गैर मौद्रिक आय भी व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। नॉन मॉनेटरी इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। यदि किसी व्यवसाय अथवा पेशे में व्यापारिक संबंधों के आधार पर कोई उपहार मिलता है तो उसे भी व्यवसाय की आय माना जाता है। अच्छा, फिर साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस एवं ब्याज, सैलरी, बोनस एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स फ्रॉम फर्म, यदि किसी साझेदारी संस्था का कर निर्धारण करते समय साझेदारों को दिए गए वेतन, कमीशन, बोनस एवं ब्याज की व्यय के रूप में कटौती मिली है तो साझेदारों के लिए ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। परंतु जिस सीमा तक साझेदारी संस्था को इस प्रकार के भुगतान की कटौती नहीं मिली है उस सीमा तक वेतन, बोनस एवं ब्याज की प्राप्ति साझेदारों की आय नहीं मानी जाएगी। फिर प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि, रिसिप्ट इन नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फीस, कई बार दूसरे व्यवसाय से कोई आदमी प्रतिस्पर्धा न करे, दूसरे व्यवसाय को कुछ पैसा दिया जा सकता है तो वो भी उस जिस व्यक्ति को आय दी जाती है वो उसकी बिजनेस की आय मानी जाएगी। भी आप हमसे कंपटीशन न करें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्त राशि, यदि किसी व्यवसाय ने अपने महत्वपूर्ण कर्मचारी के जीवन पर इस प्रकार की बीमा पॉलिसी ली है तथा ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम व्यवसाय द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि बोनस सहित व्यवसाय की आय मानी जाएगी। सट्टे के व्यवसाय से लाभ, जैसे मैंने आप पहले बताया, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी बिजनेस की आय मानी जाती है। अवैध व्यवसाय की आय, चाहे कोई जो बिजनेस है वो वैध हो या अवैध हो, उसमें कोई आय मानी जाएगी तो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करदाता के अवैध एवं अनैतिक कार्यों से हुई आय पर भी व्यापार एवं पैसे शीर्षक के अंतर्गत कर लगेगा। अवैध आय पर कर लगाना मुश्किल है क्योंकि करदाता इस प्रकार की आय के अपने कर प्रतिवेदन में कोई जानकारी नहीं देता है, परंतु यदि करदाता पकड़ में आ जाए, कोई उसके रेड पड़ जाए, कोई छापा पड़ जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही आयकर भी देना होगा। यदि करदाता की अवैध आय पर कर नहीं लगाया जाए तो करदाता को अवैध काम करने की प्रेरणा मिलेगी, अतः अवैध आय पर भी कर लगता है इनकम टैक्स में। ये नहीं देखा जाता कि ये इनकम वैलिड है या लीगल है या इलीगल है। पूर्व में स्वीकृत व्ययों की प्राप्ति को आय माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय किसी व्यय की कटौती मिल चुकी है और व्यय की राशि पुनः प्राप्त हो गई है तो जिस गत वर्ष में यह राशि पुनः प्राप्त होगी उस गत वर्ष में व्यापार एवं पैसे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कम बेसी होती है तो भी बिजनेस के अंदर फायदा होता है, क्योंकि जो विदेशों से ट्रांजैक्शन होता है, डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा हो गई है तो उसके अंतर से भी अगर फ़ायदा होता है तो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी।
डूबत ऋण की वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड होता है तो भी बिजनेस की आय मानी जाती है। यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय डूबत ऋण की कटौती मिल चुकी है और किसी गत वर्ष में डूबत ऋण की राशि पुनः प्राप्त हो गई है, तो जिस गत वर्ष में राशि पुनः प्राप्त होगी उस गत वर्ष में व्यापार एवं पैसे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अगर उसकी कटौती अगर नहीं मिली, अगर उसकी यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय डूबत ऋण की कटौती मिल चुकी है तो उसकी ये कर योग्य आय होगी। क्रय किए गए व्यवसाय के डूबत ऋण की वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड इन केस ऑफ बिजनेस परचेज। यदि करदाता ने कोई व्यवसाय या किसी अन्य व्यक्ति से क्रय किया हो एवं ऐसे अन्य व्यक्ति से व्यवसाय क्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति को कोई डूबत ऋण राशि व्यय के रूप में स्वीकृत हुई है तो व्यवसाय के क्रेता द्वारा वसूल की गई डूबत राशि कर योग्य होगी। यदि ऐसी राशि प्राप्त करने से पूर्व भी व्यवसाय बंद कर दिया गया हो तो भी ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय पैसे शीर्षक में कर योग्य आय मानी जाएगी। उत्तराधिकार में प्राप्त व्यवसाय के डूबत ऋण की वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड इन केस ऑफ बिजनेस इन रिसीव्ड सक्सेशन। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्ति, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एन एसेट अंडर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति जिस वर्ष में क्रय की जाती है उस वर्ष में ऐसी संपत्ति में किए गए विनियोग पर 100% छूट उसी वर्ष में मिल जाती है जिस वर्ष में यह प्रथम बार व्यवसाय में प्रयुक्त की गई है। यदि ऐसी संपत्ति बाद के किसी वर्ष में बेची जाती है तो ऐसी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण राशि व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। निजी संपत्ति का स्टॉक में कन्वर्जन, ये भी बिजनेस की आय मानी जाती है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट एसेट और इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक। यदि कोई करदाता अपनी किसी निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में बदल देता है तो जिस गत वर्ष में ऐसा किया गया है उस वर्ष कोई भी आय नहीं मानी जाएगी। जिस गत वर्ष में ऐसे स्टॉक में बदली गई संपत्ति को बाजार में बेचा जाता है उस गत वर्ष में लागत मूल्य एवं स्टॉक में दिखाए गए मूल्य का अंतर पूंजीगत लाभ माना जाएगा और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर लाभ व्यापारिक लाभ माना जाएगा। स्टॉक का पूंजी संपत्ति में कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। यदि कोई करदाता अपने स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित कर देता है तो परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक के उचित बाजार मूल्य को जिसे कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तन किया गया है व्यापार की आय माना जाएगा और व्यापार एवं पैसे शीर्षक की कर योग्य आय होगा। बाद में जब ऐसी पूंजी संपत्ति जिसे व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित किया गया है को बेचा जाता है तो पूंजी लाभ की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। 2 पॉइंट बनते हैं इसमें। एक तो धारण करने की अवधि की गणना व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तन करने की तिथि से की जाएगी और दूसरा पॉइंट है ऐसी पूंजी संपत्ति परिवर्तित स्टॉक की लागत परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक का उचित बाजार मूल्य होगी। अच्छा, अब दूसरा आपको ये ध्यान रखना कि नगद लेन देन की जो सीमा है वो 2 लाख से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन 2 लाख तक ही होना चाहिए, 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन बैंक या पोस्ट ऑफिस से नगद रुपये निकालने पर यह सीमा लागू नहीं होती है, तो वैसे नियम बना हुआ नगद पैसे इस्तेमाल करने का। फिर आती है कि अप्रकट आय, विनियोग एवं स्पष्ट व्यय को आय मानना। कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आय माना गया है? तो स्पष्ट रोकड़ जमा, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है। यदि आयकर अधिकारी की जानकारी में व्यवसाय के लेखों में ऐसी कोई रोकड़ जमा आती है जिसकी स्रोत के संबंध में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो उसे आय मानेंगे। इसी तरह से विनियोग जिसका साधन प्रकट न हो, बेहिसाब धनराशि पकड़ में आना, विनियोग जो पूर्ण राशि पर न दिखाए गए हों, व्यय जो खातों में प्रकट न हो, हुंडी पर उधार ली गई तथा भुगतान की गई राशि, ये कुछ ऐसे व्यय हैं जिसको व्यापार की आय माना जा सकता है। अब इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में कर योग्य आय, इनकम टैक्सेबल इन स्पेशल केसेस भी इसमें व्यवसाय पैसे शीर्षक में हो सकती है। जैसे मकान का किराया बताते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। यदि मकान व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन हेतु कर्मचारी को किराए पर दिया जाता है अथवा सुसज्जित मकान को किराए पर दिया जाता है तो प्राप्त किराए की आय को व्यवसाय शीर्षक की आय माना जाएगा। लॉटरी एवं लॉटरी के व्यवसाय से आय, वैसे भी इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है तो इससे होने वाली आय पर व्यवसाय से आय शीर्षक में ही कर लगेगा। व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देना, यदि व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देने का कार्य एवं निरंतर रूप से किया जाए तो इस प्रकार की आय को बिजनेस प्रोफेशन, नहीं तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा 5वें शीर्षक में। ब्याज से आय,
करदाता के व्यवसायिक बैंक खाते का ब्याज, करदाता द्वारा रुपया ब्याज पर देने के व्यवसाय की दशा में प्राप्त ब्याज, देनदारों पर लगाया ब्याज तथा प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज इस शीर्षक में है। लेकिन अगर इसका बिजनेस नहीं करता तो 5वें शीर्षक में आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी तरह से अंश म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से आय, यदि करदाता अंश म्यूचुअल फंड अथवा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न है, यानी इस तरह का व्यापार करता है, तो ऐसे कार्य से होने वाली आय बिजनेस प्रोफेशन शीर्षक में आएगी, अन्यथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब बात आती है उपहार की। यदि करदाता को व्यावसायिक अथवा पैसागत संबंधों के कारण कोई उपहार नगद अथवा वस्तु के रूप में मिलता है, तो ऐसे उपहार का मूल्य व्यवसाय में पैसे की कर योग्य आय माना जाएगा। दूसरे में अदर सोर्सेज देखो किस तरह से मान सकते हैं। यदि किसी करदाता को व्यक्तिगत संबंधों के कारण उपहार मिला है और गत वर्ष में सब मिलाकर 50,000 रुपये से अधिक का उपहार मिला है, तो उपहार की पूरी राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। परंतु विवाह के अवसर पर किसी से प्राप्त उपहार एवं अन्य किसी भी दिन केवल रिश्तेदारी से प्राप्त सभी उपहार कर योग्य नहीं होंगे। वसीयत एवं द्वारा एवं मौत की संभावना में दिए गए उपहार भी कर योग्य नहीं होंगे। तो ये क्या है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक के अंतर्गत जो है कुछ ऐसी आय है जिनको आय माना गया है। अब क्या है कि व्यवसाय एवं पैसे शीर्षक के अंदर कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इनको कर मुक्त आय माना गया, बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य नहीं है। जैसे कृषि आय है, भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय कर मुक्त होती है, ठीक है। कलाकारों को कुछ विशेष प्रकार के पुरस्कार की राशि कर मुक्त होती है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक कार्य एवं खेलकूद में विशेष कार्य अथवा प्रदर्शन करने पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं जो कर मुक्त हैं। साझेदार द्वारा फर्म के लाभों से प्राप्त हिस्सा पूर्णतः कर मुक्त होता है। यदि साझेदारी संस्था के लाभों का बंटवारा करने पर किसी साझेदार को कोई राशि प्राप्त होती है, तो इसे साझेदार के लिए कर मुक्त आय मानेंगे, क्योंकि फर्म ने इस पर कर दिया जा चुका है। फर्म का असेसमेंट उसका है, कर देने के बाद जो लाभ बचा वो साझेदारों में बांटा गया, इसलिए कर मुक्त है। सदस्य द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के लाभ में प्राप्त हिस्सा भी कर मुक्त होता है, क्योंकि एचयूएफ में पहले टैक्स लग चुका है। कर अवकाश वर्षों में आयकर से मुक्ति, अनेक दशाओं में निर्यात हेतु नवस्थापित औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के प्रथम 10 से 15 वर्षों में लाभ से मुक्ति मिलती है। इसे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो ये जो आज जो मैंने आपको बात बताई है इस लेक्चर में, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पैसे की कर योग्य आय ज्ञात करते समय आय संबंधी जो प्रावधान है वो मैंने इसकी व्याख्या की है। और अगले लेक्चर में मैं आपको व्यय संबंधी जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, वो समझाऊंगा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक इन प्रावधानों को आप अच्छी तरह से याद नहीं करोगे, स्पेशली एक्सपेंसेस वालों को, आय के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये चीज़ें जो है बिजनेस प्रोफेशन में आय मानी जाती हैं, लेकिन एक्सपेंसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो करमुक्त आय जो मैंने बताई बिजनेस प्रोफेशन की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो एक्सपेंसेस वाला जो प्रावधान है, इसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यय हैं जो इनकम टैक्स में अलाउड हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कर्मचारी व्यवसायी दिखा सकता है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में नहीं दिखाए जा सकते, उसको डिसअलाउड बोलते हैं। और कुछ खर्चों के प्रावधान ऐसे हैं जो अंशतः पार्शियली अलाउड है, पार्शियली डिसअलाउड है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको ये चीज़ विशेष रूप से याद करनी होगी और अभ्यास में लाना पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर करके, कि किस प्रकार के खर्चे स्पष्ट स्वीकृत, किस प्रकार के अस्वीकृत, और कौन से पार्टली अलाउड और डिसअलाउड होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगला लेक्चर अपना व्यय संबंधी प्रावधान का होगा, वो आप समझना। और उससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने का फार्मूला परफॉर्मा बताया है, उसको भी आप याद कीजिए, ताकि ये जैसे प्रावधान ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।